आदाब। हम इंसानों की एक मुश्किल है, पहले हम चीज़ों को गले लगा लेते हैं और फिर पता चलता है ओहो ये तो हमारे लिए मुसीबत बन गई हैं, तो फिर उनसे जब जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो कंबल जो है वो चिमट जाता है और कंबल जान नहीं छोड़ता। सिगरेट की मिसाल आपके सामने है कि हॉलीवुड कल्चर ने जो है सिगरेट को फैलाया और अब हर आदमी दुनिया में सिगरेट से जान छुड़ाने के चक्कर में है। यही काम बिल्कुल एग्जैक्टली प्लास्टिक के साथ हुआ है। 40s 50s में जब प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बननी शुरू हुई तो हमने कहा ओहो हो ये तो इनकलाब आ गया, लेकिन अब उसी इनकलाब से हम जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं ये ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल एलिमेंट से बनता है और ये जब जलता है या ब्लॉकिंग करता है तो फिर हमें नानी याद आ जाती है और हम किसी और मुतबादिल की तलाश में होते हैं। कोई 300 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल दुनिया में तैयार होता है। इसमें से सिर्फ आधा जो है सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है, लेकिन जो एक बार इस्तेमाल होने वाला है वो सैकड़ों साल तक बरकरार रहता है, उसको तल्फ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कोई ऐसी अब तरकीब है कि इस मुसीबत से जान छुड़ाई जाए? कोई ऐसा प्लास्टिक तैयार किया जाए जो देखने में प्लास्टिक हो लेकिन हम उसे इस्तेमाल करके तल्फ कर सकें, बायोडिग्रेडेबल उसकी सूरत हो, फ़ज़ा में मौजूद जरासीम उसे ख़त्म कर दे, जैसे कागज़ को ख़त्म करते हैं, और कभी दिल चाहे भूख लगे तो हम उसे खा भी सकें। इस बारे में BBC ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की थी। हम भी उससे मुतासिर हुए और हमने दो जो साइंटिस्ट हैं कराची यूनिवर्सिटी के फूड साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनको मदऊ किया है। एक तो हैं डॉक्टर आबिद हसनैन साहब, जिनकी टीम जो है वो ये काम कर रही है कि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रही है, और उनके साथ हैं डॉक्टर अंजुम नवाब साहिबा, जिनकी रिसर्च की और काम की बुनियाद पे BBC ने ये रिपोर्ट बनाई थी। जी, तो डॉक्टर साहब आप ये अगर आप हमें आसान अल्फाज में समझा सकें कि बायोप्लास्टिक है क्या, बायोप्लास्टिक जो आपने बनाई है वो है क्या, उसका मकसद क्या है? देखिए, जैसे अभी सर ने बताया कि जो प्लास्टिक है वो सेंचुरीज तक पड़ी रहती है और वो डिकेड नहीं होती, तो इसमें हमने सोचा कि हम शायद इसका कोई सोल्यूशन ला सकें। तो इसमें हमने जो प्लास्टिक बनाया है उसमें हम ये क्लेम करते हैं कि इट इज़ एडिबल प्लस बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मतलब ये है कि यानी कि जब हम उसको यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड करें तो जो एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। प्लस एडिबल का क्लेम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो इसमें रॉ मटेरियल यूज़ किया है वो सारे का सारा एडिबल है, यानी नॉर्मल हालात में जो चीज़ें हम खाते हैं हमने उससे इसको बनाया है, तो इट इज़ एडिबल प्लस बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, अब दुनिया भर में मतलब बायोप्लास्टिक्स कोई ऐसा नहीं है कि बायोप्लास्टिक्स यहाँ पर ईजाद करने की बात हो रही है। अगर कोई ये कहे कि सर ये तो पहले से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यूजुअली मतलब जो जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत इसमें नॉलेज है तो मतलब स्टार्च इस्तेमाल होती है, एगार इस्तेमाल होता है। आपने जाहिर है कि उस चीज़ पर फोकस किया है जो लोकली आसानी से अवेलेबल हो, तो आपने अपने बायोप्लास्टिक में क्या रॉ मटेरियल, आप जो भी रॉ मटेरियल का जिक्र कर रहे थे वो रॉ मटेरियल है क्या? देखिए, जब हम रॉ मटेरियल सर्च कर रहे थे तो चूंकि हमें वेस्ट को मैनेज करना था तो हमने सोचा कि हम क्यों ना कोई वेस्ट यूटिलाइज कर लें इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड, तो फिर हमने सोचा फिर ऑब्वियस सी बात है उसका वेस्ट भी उतना ही जनरेट होता है। तो उसके वेस्ट में जो सीड्स होते हैं उसके अंदर जो कर्नल होता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, अराउंड 60% स्टार्च इसमें प्रेजेंट होता है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने पहले फर्स्ट ट्रायल लिया था कि आइदर इट इज़ फिजिबल और नॉट, और जब हमारा ट्रायल सक्सेसफुल हुआ तो फिर हमने उसी को यूटिलाइज करते हुए ये बायोडिग्रेडेबल फिल्म बनाई थी। तो मतलब कि आम की गुठली के अंदर जो सब्सटेंस होती है आपने वो, अच्छा मैंने काफ़ी ये तस्वीर देखी थी, आपने भी देखी होंगी कि एक वेल मछली है वो साहिल पर आके मर गई है, उसका पेट काटा तो उसके अंदर प्लास्टिक निकल रही है। आप गारंटी कर सकती हैं कि अगर मैं आपका बायोप्लास्टिक खा लूं तो मैं इस वेल मछली की तरह तो नहीं मर जाऊंगा, वो मेरे पेट के अंदर तो नहीं, बिल्कुल नहीं मर जाएंगे, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्लास्टिक नहीं है। ये आपको लगेगी कि हाँ ये पेट्रोकेमिकल जैसे नॉर्मल प्लास्टिक्स होती हैं आपको देखने में बिल्कुल वैसी लगेगी, लेकिन क्योंकि इसके रॉ मटेरियल जो है वो एडिबल है, मैंने खुद खा के दिखाया है डिफरेंट चैनल्स पे, तो मैं अभी तक जिंदा हूँ। ठीक है, अच्छा तो ये बेसिकली सॉरी मतलब क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, तो देखने में प्लास्टिक है जैसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, लेकिन एक्चुअली ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। जी बिल्कुल जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आम प्लास्टिक है जो हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है।
अब पेट्रोल इतनी ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस होता है कि उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल मिलना कोई मसला नहीं है। ये जो आप बायोप्लास्टिक बना रहे हैं और वो भी ख़ाम माल से और वेस्टेज से, तो वेस्टेज तो इतना नहीं होता कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें, तो ये कैसे चलेगा? देखिए कितनी प्रोडक्शन हो सकती? देखिए ये तकरीबन हमने जो कैलकुलेट किया है, जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आए गवर्नमेंट के ज़राए से, उसमें हमने कैलकुलेट किया है कि हम 1 लाख टन रॉ स्टार्च जो है इससे निकाल सकते हैं। उस वेस्ट से हमने जो कैलकुलेट किया है तो हमारा 1 लाख टन सालाना, यानी ज़ाहिर सीजनल है ये प्रोडक्ट, तो ये एक ज़रिया होगा। लेकिन इसके अलावा जो हमारी लैब में काम हो रहा है वो मुख्तलिफ और ज़राए, दीगर ज़राए के ऊपर भी काम हो रहा है, जिसमें आपको पता है कि हमारा 1200 किलोमीटर का साहिल है और इसके ऊपर हमारे पास सीवीड्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और उससे भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। वो भी एक वेस्ट है, आपने देखा होगा साहिल पे पड़ा होता है, तो वो भी यूटिलाइज़ हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम एक सोर्स के ऊपर डिपेंड ना करें। सोर्स तो बुनियादी तौर पे स्टार्च है, लेकिन उस स्टार्च के जो ज़राए हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैंगो कर्नल से दुनिया में पहली मरतबा बनाया गया है, उससे पहले इसका कोई यूज़ नहीं था, तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि इससे हमने एक पोल्यूशन में कमी भी की है, क्योंकि वो जो कर्नल वेस्ट होता है उस पर भी बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और वो भी ज़ाया होता है, वो भी पोल्यूशन का बाइस बनता है। तो एक तरह से उस पोल्यूशन को हमने कवर किया है और हमारा फोकस है हम उन अंडर यूटिलाइज्ड सोर्सेज को टैप करें, क्योंकि देखें इसको बनाया जा सकता है कसावा स्टार्च से, इसको बनाया जा सकता है कॉर्न स्टार्च से, आलू से, दीगर जो भी सोर्सेज हैं, लेकिन वो सारे सोर्सेज जो हैं वो उनकी कमर्शियल वैल्यू है, वो महंगे हैं क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन में आते हैं। खुराक का भी हिस्सा है, वो हमारी खुराक से बनाया जाए तो और अच्छा। जी अगर बिल्कुल, उससे बनाने लेंगे तो फिर तो आलू की कीमत भी बढ़ जाएगी। जी हाँ, बायोफ्यूल्स में यही मसला हुआ था। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली आपने सही कहा, बायोडीजल वाला जो और सर स्टार्च से ऐसी कमोडिटी है कि वो ऑलरेडी वैल्यू एडिशन के लिए इतना यूज़ हो रहा है कि हम अगर एडिबल कमोडिटीज़ को भी उसके लिए यूज़ कर लेंगे, यानी स्टार्च एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो फिर वही खाने पीने में हमें। अच्छा, अब ये एक फैक्टर आता है, क्योंकि देखिए अब एक जो मेरे ख्याल पुश मिली है और शायद ये भी आपके आइडिया में एक फैक्टर था कि अब मतलब पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक वाला हिसाब है, लेकिन प्लास्टिक पर पाबंदियाँ लगती जा रही हैं, कहीं ज़्यादा लग रही हैं, कहीं कम लग रही हैं, लेकिन डायरेक्शन एक नज़र आ रही है। तो एक इंसेंटिव तो है इंडस्ट्री को कि आप इसकी तरफ आएँ, लेकिन इंडस्ट्री वाला देखता तो है कॉस्ट। वो अगर देखेगा कि यार मैंने अगर शॉपर सस्ता है या नॉर्मल कन्वेंशनल प्लास्टिक सस्ती है और ये महंगी है, तो उसके लिए मुश्किल होगा। तो कितना प्राइस का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है आपकी बायोप्लास्टिक और रेगुलर प्लास्टिक में? तकरीबन इसको अगर रफली जो हमने अब तक कैलकुलेट किया है वो तकरीबन अगर 1 रुपए का कोई प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है तो ये तकरीबन 1.5 रुपए का, यानी 1 रुपये 50 पैसे का बनेगा, तकरीबन 50% ज़्यादा होगा। लेकिन ये आपने जो बात कही, वेस्ट में ये चीज़ ईजाद हुई थी और आज उन्होंने हमसे पहले ख़त्म कर दिया है इसको, बायोप्लास्टिक्स को नहीं, प्लास्टिक जी पेट्रोल बेस्ड। तो लिहाजा हम समझते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने होंगे, और उनमें जो मैंने जो स्टडी किया और मैंने ख़ुद भी देखा यूरोप में कि उन्होंने उसको टैक्स से रिलेट कर दिया। ठीक है, कि जो लोग बायोडिग्रेडेबल या रिसाइकलेबल इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनका टैक्स रेट मुख्तलिफ है। इस तरह से कंज्यूमर को भी अट्रैक्शन मिलती है और मैन्युफैक्चरर को एक तरह से कॉस्ट उधर से शेयर हो जाता है, मार्केट अवेलेबल। तो ये तो ऐसा है ना कि जैसे यहाँ पर नॉन फाइलर पर 10% है तो फाइलर पर 10% है, तो नॉन फाइलर पे 15% है, वहाँ पे नॉन रिसाइकलर पे 15% है, तकरीबन यही अहम। और शब्बर ज़ैदी को कोई ये बात ना बता देगा। नहीं देखिए, उनके यहाँ ये प्रैक्टिस 25 साल से हो रही है। अच्छा, टैक्स नहीं, जितनी कयामत ढाई है ना आर्टिफिशियल इस प्लास्टिक ने जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद फाइलर नॉन फाइलर की थेरी इस पे अप्लाई मेरा ख्याल है होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन कमर्शियल वायबिलिटी की कोई मिसाल है दुनिया में बायोप्लास्टिक की? अभी तक के किसी ने इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको शुरू किया? जी हाँ, इसमें है मुख्तलिफ, चाइना में और इंडिया में इस पे काम हुआ है और वो कर रहे हैं। मार्केट में आया है? जी, मार्केट भी कर रहे हैं जी। 14 बिलियन की इंडस्ट्री है, 14 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री। और मलेशिया में अभी उन्होंने मलेशिया में बहुत किया है, और ये बनाना पील से भी हो रहा है, राइस से चाइना तो बाकायदा एक्सपोर्ट भी करना, वो स्ट्रॉज बना लिए हैं उन्होंने, एडिबल स्ट्रॉज, क्लासेस हैं, एडिबल फॉक्स हैं,
चूँकि पोर्ट्स हैं जी। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि चूँकि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, लिहाजा यहाँ रॉ मटेरियल की कमी तो नहीं होनी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये तो रीन्यूएबल है ना, यानी आपके पास मैंगो तो हर साल ही आ रहे हैं ना, कैसे कम हो ही नहीं सकता। यानी सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जो सिंदड़ी से बनती होगी ना, गुठली भी सबसे बड़ी, जितना बड़ा सर वो जब मैंगो की फसल जा रही हो तो जो मैंगो आ रहे थे उसमें गुठली ज़्यादा बड़ी होती रहती है, पल्प कम होता रहता है, तो वो भी मतलब यूटिलाइज किया जा सकता है इसके लिए। नहीं, ये पूछना ये चाह रहे थे कि सिंदड़ी से के जो उससे वेस्ट से बनेगा और चौसे के वेस्ट से जो बनेगा प्लास्टिक। नहीं देखिए ये वाली बात बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका जो टोटल वेट ऑफ द फ्रूट है उसमें से जब आप फ्लैश रिमूव कर देते हैं तो वेस्ट बचता है। अब वो जितना भी वेस्ट है हमें तो उसमें स्टार्च चाहिए। जब ये आपने किया और ये चीज़ सामने भी आई तो कोई इंडस्ट्री के साथ राब्ता हुआ किसी के थ्रू, या अभी इस रिसर्च का कोई रिश्ता आया? हाँ जी, आपने अच्छा कहा, मेरा ख्याल है वैसे साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं ये समझता हूँ कि हमारा उन पर ट्रस्ट लेवल नहीं था। अच्छा ठीक है। मिसाल के तौर पे बाहर से किसी ने हमें अप्रोच किया मिडिल ईस्ट से और उन्होंने कहा कि हम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई क्रेडिबिलिटी हमारी नज़र में नहीं थी। तो हम अपनी जो भी रिसर्च है हम चाहते हैं कि वो मुल्क के लिए इस्तेमाल हो, हम उसको पहले अपने मुल्क में यूटिलाइज़ करना है। इसी तरह कुछ हमें लोकल लोगों ने भी अप्रोच किया, लेकिन उसके लिए देखें क्रेडिबिलिटी अगर हो किसी कंपनी की तब तो हम उसके साथ काम करें। और अभी तो शायद आप बहुत ही इब्तिदाई स्टेज पर हैं ना? हम अभी इसको पायलट स्केल पे ले जा रहे हैं। अभी मतलब अब तो थोड़ा सा समझा दें कि इसकी जो इस तरह की जो प्रोजेक्ट है उसकी स्टेजेस होते हैं इसके। देखें सबसे पहले जो स्टेज होता है जिसको हम क्रॉस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये लेबॉर्ट्री स्केल था जिसके अंदर हम प्रोसेस करते हैं उसकी मटेरियल को कास्टिंग मेथड से। कास्टिंग मेथड ये होता है कि ख़ास डायमेंशन की शीट्स बनाई जाती हैं और उन शीट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है पायलट स्केल। पायलट स्केल पे हम जाना चाहते हैं इसे कंटिन्यूस प्रोसेस में, और जब कंटिन्यूस प्रोसेस में ये आएगा तो हमारे पास वो जो एक्सपेरिमेंट्स हमने करने हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितने गुना किस तरह से बढ़ रही है, हम उस स्टेज पे अब जा रहे हैं। उसके लिए हमें अब ज़ाहिर है कि रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो रिसोर्सेज दुनिया में नहीं है, वो हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है रिसोर्सेज कहाँ से आती हैं? इस प्रोजेक्ट के लिए 5-6 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने डॉक्टर साहब से मेरी पहले बात हुई है, तो कोई अगर मुखैर हजरात हैं जो कि तालीमी इदारों के लिए और तिब्बी इदारों के लिए डोनेट करते हैं तो वो फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर साहब की टीम से रब्ता करें। 5-6 करोड़ चाहिए पायलट प्रोजेक्ट के, वो कामयाब हो गया तो ये कमर्शलाइज भी हो जाए। जी बिल्कुल। ये वैसे मतलब इस तरह की, अब जाहिर है ये तो एक प्रोजेक्ट है, और इस तरह के और भी बहुत प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। मतलब हम तीनों को, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। फंडिंग आती कहाँ से है? देखिए हमारी जो रिसर्च की जो फंडिंग होती है वो उसके ज़राए गवर्नमेंट के दायरे के हम देखते हैं। उसमें हायर एजुकेशन कमीशन है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, कुछ बाहर की कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जो हमारे साइंटिस्ट को सपोर्ट करती हैं। तो ये 3 मेजर सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा एक सोर्स जो कि हमारे यहाँ बहुत कम है और वेस्ट में बहुत ज़्यादा है, वो है इंडस्ट्री सपोर्ट। इंडस्ट्री सपोर्ट क्यों नहीं है हमारे यहाँ? इसके ऊपर अगर जो मैं ज़ाहिर है मेरा 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी में, तो मैंने ये देखा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है। वो ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? जब आप देख पका लेंगे तब आ जाएंगे वो। जी, वो इंडस्ट्री का जो जहन है वो ये बना हुआ है कि ATM मशीन लाइक होना चाहिए कि आप वो आएँ, वो हमसे पैसे दें और हम उन्हें फार्मूलेशन दे दें, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। R&D इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस, इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है वो एक थोड़ा सा सब्र आजमा भी होता है, उसमें पैसे भी खर्च होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जितनी दुनिया में तरक्की हुई है, जिन ममालिक ने, जापान, चाइना, जर्मनी, आप इनके यहाँ R&D देखिए, इनका इन्वेस्टमेंट सारा इंडस्ट्री से आ रहा है और इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे वो PhD कराते हैं और उसके बाद वो उस साइंटिस्ट को भी पैसे वही दे रहे होते हैं कंपनी, और इस तरह से उनका मसला भी हल हो जाता है। इनफैक्ट वो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रिक्रूट कर लेते हैं। और आपकी टीम और किन शोबों में काम कर रही है? देखिए हमारी टीम जो है वो उसके अंदर जो कोई 12 के करीब इस वक्त मेरे पास फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स हैं PhD के, और उनमें मुख्तलिफ हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। कुछ हम कर रहे हैं काम ऐसे सोर्सेज ऑफ स्टार्च पे जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च, यानी एडिबल पर्पस के लिए स्टार्च लाइक प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो जब बॉडी में जाए तो वो डाइजेस्ट ना हो, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो, उसको कहते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च। इसके ऊपर हमारी कुछ रिसर्च हो रही है और रिसर्च फंडिंग भी है हमारे पास HEC की उसमें।
तो एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एक और एस्पेक्ट है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि हम मॉडिफाइड स्टार्चेस पे काम कर रहे हैं, और वो भी हम इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मॉडिफाइड स्टार्चेस जो हैं वो लोकली कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये सारी इंपोर्ट हो रही हैं। सही है। हम जो लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टार्च, वो सिर्फ उसको कह सकते हैं रॉ मिल्ड स्टार्च। अब उसकी एक मॉडिफिकेशन होती है जिसके अंदर केमिकल प्रोसेस एंड फिज़िकल प्रोसेस शामिल है। तो ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई इदारा अभी तक नहीं कर रहा है, कोई कमर्शियली नहीं कर रहा, वो सब इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये मॉडिफाइड स्टार्च किन चीज़ों में काम आता है? ये एडिटिव्स के तौर पे बेतहाशा फूड प्रोडक्ट्स में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, यू नेम इट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में लाऊं कि अगर ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च होता है तो हमारे इंपोर्ट बिल में कमी आ सकती है। ऑफ कोर्स तो देखिए आपकी फॉरेन एक्सचेंज सेविंग इज द मेन टारगेट। देखिए अब जो भी डॉक्टर साहब आप यही बात कर रही थी ना कि एक तो मसला है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री में लिंक नहीं है। दूसरा जो इसमें मसला है कि गवर्नमेंट ओवरसाइट नहीं आती, क्योंकि अब देखें जैसे इस हुकूमत और हर हुकूमत का यही है कि यार इंपोर्ट्स कम करो, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, लेकिन वो फंस जाते हैं कि कैसे, और एक ही उनका फॉर्मूला होता है कि सर वो एक्सपोर्ट की ड्यूटी कम कर दें, सब्सिडी दे दें, लेकिन इन चीज़ों पर शायद नज़र नहीं होती या पता नहीं होता। मतलब इनोवेटिव तरीके से वो डॉलर नहीं कमाना चाहते। नहीं, और दूसरी बात है कि जैसे अभी ये एटीएम वाली बात की, तो हुकूमत को भी तो यही चाहिए ना यार कि आज हमने बोला तो अगले फिस्कल मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पता भी होगा कि आपके डिपार्टमेंट में काम क्या हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने हमें इनिशियली सपोर्ट किया, और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की जो इनिशियल ग्रांट थी उससे हमने इसमें मदद हासिल की। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही आती है। ये पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन उन्हीं के अंडर में आती है जी। तो इनिशियल जो हमारा जो प्रोजेक्ट चला था वो उन्हीं की सपोर्ट से चला था, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी लिमिटेशन है, वो इतनी फंडिंग नहीं दे सकते हमें, लेकिन एक बुनियादी उन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की थी जिससे हम यहाँ तक पहुँचे। अगले स्टेज के लिए कितनी फंडिंग चाहिए? अगली जैसे कि बुज़र साहब ने कहा, तकरीबन 5 से 6 करोड़ अगर हो तो हम उसमें पायलट स्केल स्टडी शुरू करा सकते हैं, और वो पायलट स्केल बुनियाद होगी किसी भी कमर्शियलाइजेशन। मेरा ख्याल है ये नेचुरल इसकी एक मार्केट डेवलप होने वाली है। बिल्कुल हो रही है। चारों सूबों में बैन हो रहा है ये जो प्लास्टिक और शॉपर्स वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो खला वो कह रहे हैं जी कि कॉटन के बैग बना लें और कागज़ के लिफाफे बना लें, मगर ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है ये इतने सही वक्त पे आपकी इन्वेंशन, ये जो रिसर्च डेवलपमेंट सामने आ रही है कि इसकी मार्केट मुझे लगता है कि बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखो ना यार, कपड़े के बैग्स मतलब कागज़ के बैग के लिए आपको फिर भी दरख्त काटने हैं ना। तो वो भी तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स तो नहीं है ना यार। हाँ, ये तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बनाते हैं। ये है कि क्या बैग्स बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हो रहा है वो तो पैकिंग नहीं, इसके जनाब बैग्स भी बन सकते हैं, यानी जैसे हम शॉपर कह रहे हैं, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। सर बन चुके हैं और बने हैं, उन्होंने बाकायदा वो पिक्चर शो की है, उसमें उन्होंने 4 to 5 kg लोड कैरी किया हुआ है। तो मतलब बैग में स्ट्रेंथ इतनी है तो खा लो और बैग भी खा जाओ। जी बिल्कुल। बल्कि उसमें आप वजन सॉलिड डाल सकते हैं उसमें, और तकरीबन 4 to 5 kg तक मुख्तलिफ ग्रेड्स होंगी। एक रैपिंग के लिए होगी जो थोड़ी सी लाइट होगी। सर वो तो डिपेंड करते हैं ना आपको किस पर्पस के लिए यूज करनी है, तो उसके ही अकॉर्डिंग बना दी जाती है। जैसे स्ट्रॉज हैं, स्ट्रॉज में अब आ गए हैं एडिबल स्ट्रॉज, तो अब वर्ल्ड ओवर यूज हो रही हैं, और हमारे यहाँ तो एडिबल प्लेट्स भी आ गए, एडिबल कटलरी है, ग्लासेस जाएंगे, जूस भी हैं और साथ वो खाएं भी। कांटे से खाओ, फिर कांटे को भी खाओ। तुम लोग वाटर बॉटल्स भी आई हुई हैं। सर इसलिए कि ये अगर आप ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, हाँ, और क्या बात करेंगे? मुसर साहब, एक ज़माने में आइसक्रीम जो थी वो चमचे से खाई जाती थी, फिर जब ये आइसक्रीम कोन ईजाद हुई तो कोन वाज मेड ऑफ बिस्किट। यस, आपको पता है मैं उसे कागज समझ रहा था, मैंने ऊपर से आइसक्रीम खा के वो बिस्किट फेंक दिया ये समझ के कि ये गत्ता है। पहली बार ऐसा हुआ। जी हाँ, फिर भी सेहत आपकी अपनी चेक करनी। पहली बार से ऐसा हुआ। उसके बाद गत्ता भी खा लिया मैंने, ये समझ के कि बिस्किट है। मुझे याद है मेरे वालिद में कोई गत्ते के डब्बे नहीं मिलेंगे। मेरे वालिद ने जब सबसे पहले मुझे जब वो खिलाई तो उन्होंने मुझे वो कोन दे के कहा ये पूरी खा जाओ। ये मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था उस वक्त की बात है। वहाँ से तो आइडिया नहीं आया था कि यार नहीं, ये आइडिया तो बाद में इमर्ज हुआ है कि जो हमारे यहाँ इस वक्त, देखिए आप, एक बड़ा अजीब बात है कि अमेरिका जाएं आप तो वहाँ पर आपको हर चीज़ डिस्पोजेबल नज़र आती है। बिल्कुल, कटलरी और ये और वो। यूरोप आए तो आपको नज़र आएगा कि वो नाना दादा के ज़माने के जो बर्तन है, कटलरी, उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तो ये एक माइंड सेट होता है। जी, अच्छा, अब पाकिस्तान में जो माइंड सेट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम
ईज़ आउट करते हैं, हर चीज़ में इजी वे तलाश करते हैं, और इजी वे तलाश करने के नतीजे में हमने प्लास्टिक का बेदरीग इस्तेमाल किया। बिल्कुल। आप देखिए कि पहले मुझे याद है कि हम दूध लेके आते थे तो बर्तन लेके जाते थे, आज ये तसव्वुर ख़त्म हो गया है। पहले आप नहारी लेने जाते थे तो बर्तन लेके जाते थे, तो ये हर चीज़ का प्लास्टिक। अगर आप अभी जाके 2 पैकेट छालिया खरीदें उसको भी शॉपर में डाल जी बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि वो खुद शॉपर में ही है। अब तो हमें मना करना पड़ता है, क्या करें? हमें मना करना पड़ता है कि शॉपर ना दो, हम ऐसे ही ले अच्छा, जाएं। मना भी करोगे तो ऐसे देखेगा कि पता नहीं कौन पागल आ गया यार, आपको शॉपर नहीं चाहिए, मैंने कहा यार एक माचिस का डब्बा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अगर माइंडसेट की बात करें तो इस तरह जो अब ये प्लास्टिक बैन हुए हैं, ये माजी में भी बड़े बैन होते रहे हैं, मगर फिर वो शुरू हो जाता है, इतना रैम्पेट इस्तेमाल है, जैसे कह रहा है कि हर चीज़ आप 4 आने की भी चीज़ लेंगे तो आपको शॉपर वो साथ उसमें डाल करके दे। हाँ, लेकिन सोर्स को अगर ख़त्म कर दें प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला नहीं। अब वो जैसे आप कह रहे थे ना यार, ये इसकी मार्केट अब बन रही है, अब बन रही है, टाइम अच्छा है ये। देखिए मार्च में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाबंदी लग गई है, 14 अगस्त से इस्लामाबाद में बैन हो गए हैं और अक्टूबर से सिंध में बैन होने वाले। बाकी क्या वैसे सिंध में मैं हर साल सुन रहा हूं 10 सालों से, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद में भी 4 दफ़ा पहले बैन हो चुका, लेकिन इस दफ़ा तो प्रॉपर बैन हुआ। गुफ्तगू वो 2 हफ्ते प्रॉपर ही रहता। चले गुफ्तगू बहरहाल असल मौजू से आपको तो पता है हमारे यहाँ तो हट ही जाती है, खुसूसन इस प्रोग्राम में अगर ये दोनों बैठे हुए हों। मैं थैंक यू सो मच। गत्ते वाली बात नहीं पसंद है। आई एम सॉरी यार, नहीं कहूँगा। तो डॉक्टर अंजुम नवाब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और डॉक्टर आबिद हसनैन साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। वेलकम बैक। इस माह सितंबर के महीने की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर में तक एक क्लाइमेट स्ट्राइक होगी। अब परेशान ना हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मौसम ही हड़ताल पे जा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया भर लोग बाहर निकल रहे हैं इस हफ्ते के दौरान और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि यार ये जो हमारे माहौलियात के साथ हो रहा है, जो हमारी आबो हवा के साथ और पूरी जो क्लाइमेट क्राइसिस है, अगर इसके बारे में पूरी दुनिया की जो हुक्मरान हैं उन्होंने बैठकर कुछ नहीं किया तो शायद इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी अगले 100-200 सालों में, या अगर ख़त्म नहीं होगी तो ऐसी एक सूरत हाल होगी कि शायद जीना हमारा मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान में भी 20th to 27 सितंबर एक क्लाइमेट स्ट्राइक है। अगेन मैं क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ कि कोई हड़ताल पे नहीं जा रहा, बल्कि एक्टिविज़म, अवेयरनेस और हुकूमत के साथ लॉबिंग करने के लिए जा रहे हैं कि खुदाया कुछ कंट्रोल कर लें क्लाइमेट चेंज को, या कम से कम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाएं जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं तौफीक पाशा साहब। आप एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और ये जो क्लाइमेट मार्च होने वाला है उसकी आप एक ऑर्गेनाइजर्स भी हैं। अब आपकी जो सारे मुतालबात हैं वो मेरे सामने हैं, कोई 12 हैं, तो है तो काफ़ी तफसीली, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक खुलासा दे सकें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपके मुतालबात क्या हैं? देखिए, इसमें जो इसका बैकग्राउंड है, एक 15 साल स्कूल की लड़की स्वीडन में एक दिन ग्रीटा उसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, इनफ, मैंने प्रोटेस्ट करना है क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। सो इट्स बेसिकली अ प्रोटेस्ट, ठीक है। और प्रोटेस्ट ये है कि जो स्टेट है उसने एक्शन लेना है, ठीक है। जब तक स्टेट एक्शन नहीं लेगा, जब तक अगर मैं कचरा फेंक भी रहा हूँ तो स्टेट ने एक्शन लेकर मेरा हाथ रोकना है। सही है, दैट इज़ इट। सो वो जो एजेंडा पे मैनिफेस्टो में जो आइटम्स हैं वो तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एंड सर्टन थिंग्स एक मुल्क की माशी हालात और उसके जो तरीक़ेकार से चल रहा है, जो हमारे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, अभी अगर हम कहें कि जी आप कल से बंद कर दें तो कल से नहीं बंद हो सकते ना, एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स। लेकिन द स्टेट हैज़ टू स्टार्ट थिंकिंग, और जो चीज़ें वो कर सकता है उसने करना है। मसलन इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन एक मैं छोटी सी मिसाल दूं, क्योंकि मैं दरख्त लगाता रहा हूँ और सब कहते हैं कि दरख्त लगा दो, अगले साल जो है वो हीट वेव भी नहीं आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप जितने भी दरख्त लगा दें, ठीक, लेकिन अगर आप गंदा धुआं और धुआं बनाना बंद नहीं करेंगे
तो फ़र्क नहीं होगा। अब आप कराची जैसे शहर में या लाहौर जैसे शहर में या पाकिस्तान के किसी छोटी सी जगह में भी चले जाएं, आप यहाँ से नॉर्दर्न बाईपास पर निकल जाएं, आपको ठिये मिलेंगे जहाँ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की प्लास्टिक्स और रबर्स को जला रहे हैं। दैट हैज़ टू स्टॉप, दैट हैज़ टू स्टॉप। और जो हमारे पास जो एजेंसीज हैं, जो जैसे EPA वगैरह है, उनको निकल के हर आदमी को जाके रोकना है। अच्छा, ये तरीका ना कि कल से आपने नहीं करना है, वो भी नहीं है। आपने उनको समझाना है कि भाई ये आपको थोड़े से दिन दे रहे हैं, इसके बाद आपने ये बंद कर देना है और इसके ऑल्टरनेटिव्स ये हैं और हम आपको इस तरह मदद कर सकते हैं। सी दैट हैज़ टू कम। सही है, दैट इज इट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि यार ये नहीं है कि कल से आप ना रोकें, तो ये जो प्लास्टिक पर जो बैन लगाया है या लगा रहे हैं, कहीं नाफिज हुआ है कहीं नहीं हुआ, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स का भी तकरीबन यही कहना है कि जी आपने तो ओवरनाइट हमें बोल दिया कि यार ये चीज़ें बंद कर दें, हमें थोड़ा टाइम दें, साल दें, 2 साल दें, हमारे से बात करें। तो आपको नहीं लगता कि वो डिलेइंग टैक्टिक है? देखें, वो डेफिनेटली डिलेइंग टैक्टिक है। जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो किसी रोड साइड पे बैठा हुआ जो ये चीज़ें जला के पैसे कमा रहे होते हैं ना, ये वो नहीं होते हैं जो गाड़ियों में घूम रहे होते हैं और बड़े घरों में रह रहे होते हैं। तो ये जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं माशाल्लाह, ये खाते पीते लोग हैं और ये वो लोग हैं जो अवेयर हैं और जिनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक इन आवर लाइफ। तो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इस दौरान कुछ अपनी ज़िंदगी में चेंज लाते ताकि पूरे माहौल में चेंज आता। तो दिस इज़ अ डिलेइंग टैक्टिक्स। हाउएवर यू कैन स्टिल वर्क विथ इट, आप उसके साथ में थोड़ा सा काम कर सकते हैं। बट आज से 25-30 साल पहले विदाउट प्लास्टिक तो लाइफ थी ना? बिल्कुल थी, और सब कुछ वैसे ही चल रहा था। जो भी चीज़ आज आप एक प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक के डिब्बे या प्लास्टिक के रैपर या प्लास्टिक के किसी चीज़ में भी लाते हैं, वो पहले भी लाते थे, बगैर प्लास्टिक लाते थे। यहाँ मैं एक थोड़ी सी मायूस कुन बात पूछना चाह रहा हूँ। बेशक, हम प्लास्टिक ख़त्म कर देते हैं, हम जलाना बंद कर देते हैं, आपकी जो 12 रिकमेंडेशंस हैं हम उन पे कल से अमल शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह होती है पैसिव स्मोकिंग, उसी तरह एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जो है, इस दुनिया को अगर एक ट्रंप मिल जाता है और अगर एक बोल्सोनारो मिल जाता है ब्राज़ील के अमेज़न के लिए, तो हम अपना प्लास्टिक जलाना कल से बंद कर देते हैं, फ़र्क क्या पड़ेगा? सर, ऐसा है कि चारों तरफ बारिश हो रही है, सब भीग रहे हैं, मैंने एक छतरी पकड़ी हुई है, मैं वैसे तो मेरे पाँव गीले हो रहे हैं, छींटा भी पड़ रहा है, लेकिन बहुत कुछ बचत भी हो रही है। तो हम अगर हमारे माहौल को थोड़ा सा बेहतर करना शुरू करेंगे, हमारा उसमें जो इमीडिएट माहौल है उसमें डेफिनेटली इफ़ेक्ट आएगा। अब डेफिनेटली जो पाकिस्तान और ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कम से कम है और इनके सिर पे सबसे ज़्यादा वज़न गिरने वाला है। नाइंसाफ़ी है, ठीक है ना? आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हीट भी बढ़ती जा रही है, कहीं कहीं स्नो भी ज़्यादा हो रहा है, कोल्ड भी ज़्यादा है, बारिशें कहीं बंद हो गई हैं, कहीं ज़्यादा हो रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ये तो एक इंटरनेशनल ये फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल हुआ है, उसका इफेक्ट कर वो रहे हैं, भर हम रहे हैं जी, जैसा ही है। लेकिन हमने थोड़ी सी हमारी अपनी सेफगार्ड भी करनी है ना। और इस वक्त तो हम जिस तरह से जा रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल परवाह नहीं है, हम थैली भी फेंक देते हैं, सब कुछ फेंक देते हैं, ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई परवाह ही नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द तो देखें। फरादी लेवल पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? अच्छा, बहुत लोग हैं, ठीक है, हुकूमत जो करे वो करे, अपनी जगह करेगी नहीं करेगी इसके बारे में शायद आप और मैं, इस पर कोई कंट्रोल हमारा नहीं है। बहुत लोग हैं, अगर आप उनकी फेसबुक पोस्ट और उनके ट्वीट्स पढ़ें तो लगता है कि यार क्या एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं। लेकिन अक्सर एक सवाल आता है कि यार बिल्कुल मैं तब्दील करना चाहता हूँ अपने आप को या अपने लिविंग स्टैंडर्ड को या जो भी, लेकिन कैसे? अगर 2 या 3 आप चीज़ें बता सकें जो आप इंडिविजुअल लेवल पर हम सब कर सकें। देखें, इस वक्त एवरीबडी इज़, आज से 2 साल पहले भी ये चल रहा था, कराची गंदा, कराची गंदा गंदा, फिर थोड़ा सा क्लीन साफ़ सफाई हो गई, वो सबने हाँ साफ़ हो गया, अब वो फिर एक इशू बना हुआ है। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि जी 12,000 या 15,000 टन हम डेली
गार्बेज क्रिएट करते हैं और मेरे पास इतने ट्रक नहीं है कि मैं उठा सकूं। भाई थोड़ा सा कचरा कम कर दो, जो मेरे ट्रक हैं उसमें कचरा उठ जाएगा। तो अगर हम वो 12,000 टन से हम रिड्यूस करके 8,000 टन पे हमारा वेस्ट ले आएँ, 4,000 टन उनको ऑटोमेटिकली कम होगा, उनकी कैपेबिलिटी में आ जाएगा ना। तो ये कौन कचरा करता है कि अमेरिका से बड़े प्लेन भर के रात को कि ये कचरा फेंक के जाते हैं? ये हम ही तो फेंक रहे हैं और हम ही उठा रहे हैं। कार्पेट बॉम्बिंग तो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो अगर हम कम फेंकेंगे, कम उठाना पड़ेगा। और हर घर के अंदर एक और बात भी है जो आई फील, जो जहाँ से अगर आप इंसानियत से शुरू करेंगे तो हर चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी। हम वो कचरा उधर उस तरह फेंकते हैं और उसी कचरे में से जिसमें हम हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है, एक आदमी चीज़ें चुन के अपनी रोज़गार कमा रहा है। हम उसके लिए ज़िंदगी इतनी डिग्निटी नहीं दे सकते हैं कि वो जो चीज़ें जो उसने उठानी है वो हम एक साइड पे अलग से डाल दें। ठीक है ना। जो आपका म्यूनिसिपैलिटी की जो ऑब्लिगेशन है वेस्ट उठाने की, दैट इज़ ऑर्गेनिक वेस्ट, आपका किचन का वेस्ट। इट्स नॉट टीन, टप्पड़, प्लास्टिक, शीशे की डिब्बी। लोग तो अपना किचन सिंक, बाथ टब वगैरह, मलबा शलबा सब कचरे की कबोर्ड फेंके होते हैं। ठीक है ना। दैट इज़ नॉट कचरा। एंड वो जो है, आई एम सॉरी टू से इट दैट वे, लेकिन वो आपका बाप का नौकर नहीं है कि वो वहाँ से उठाए। सही है। उसको डिस्पोज करने के और तरीके हैं। सो दीज आर द थिंग्स। बट इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर हम ये कहेंगे कि उसका ये काम है और उसका ये काम है और मेरा ये काम है या मेरा काम नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वी ऑल हैव टू कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स इट। लेकिन देखें तौफीक साहब, इसमें एक जो मसला आता है कि देखें जैसे आप बाहर जाएं, मतलब वेस्ट जाएं, ठीक है, आपको पता है कि यार ये डब्बा है आपका गली सड़ी का ऑर्गेनिक वेस्ट। उसको सिखाया हुआ है ना? नहीं सिखाया हुआ है, लेकिन डब्बे भी तो मौजूद है ना। अब आपको अपना एक पर्सनल 70 से सिखाना शुरू किया अब जाके, लेकिन वो फिर चीज़ प्रोवाइड भी की है ना यार। देखिए जैसे मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरी जो अहलिया है उसको भूत सवार हुआ कि कल से ना मैंने ये 3 अलग मुख्तलिफ रंगों के बैग्स खरीद लिए हैं। इसमें प्लास्टिक जाएगी, इसमें मतलब ये केले के छिलके ऑर्गेनिक वेस्ट जाएगा, और तीसरे में जो भी ये बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, वो तो कर लिया, उसके बाद बंदा क्या करे? मतलब जब वो कचरा कुंडी में जाती है तो उसके ऊपर क्या हम हाथ से जो ट्रक आएगा वो तीनों को मिक्स करके ये मसला है ना जी। लेकिन अगेन उसमें इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम करें, अच्छा किसी ने मुझे कहा यार वो डिब्बे बड़े महंगे हैं। मैंने कहा यार खाली कार्टन डिब्बा, एक कोई कार्टन, सुपरमार्केट जाओगे उसको बोलना यार एक कार्टन दे दो, अपने किचन में 3 मुख्तलिफ कार्टन रख दो, सो दैट इज ईजिली डूएबल। जो आपका इस तरह का रिसाइक्लेबल वेस्ट है, क्योंकि जो कागज़ वाला वेस्ट है ना, मेरा तो दिल रोता है, क्योंकि कागज़ कहाँ से आता है? दरख्तों से आता है। बिल्कुल। तो अगर मैं कचरे की कुंडी में कागज़ को जलते हुए भी देखता हूँ, ख़राब होते हुए भी देखता हूँ, तो वो जो कलेक्टर है वो उसको नहीं उठाएगा। तो आप उस कचरे की कुंडी में फेंकने के बजाय, आप यकीन करें आपके पूरे पाकिस्तान में महंगे से महंगा जो मोहल्ला होगा ना, उधर भी कहीं नुक्कड़ कोने में एक ठिया होगा, एक बंदे ने तराजू लगाया हुआ है, वो प्लास्टिक की बोतलें और दूसरा रिसाइक्लेबल सामान ख़रीद रहा है। अच्छा, इसको अब ये इनफॉर्मल सेक्टर है और ये चल रहा है हमारे मुल्क में, उसको फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई आप अपने कचरे से ऐसे करें। हमारे यहाँ एक इट्स नॉट ओनली द कचरा, इट्स एवरीथिंग। लाइक आई सेड कि इस वक्त तो एक मजाक है और खेला जा रहा है। तो दरख्त लगाने के बारे में भी इतनी बड़ी बड़ी है ब्रेन स्कीम्स आ रही हैं। जो एक्चुअल नॉलेज है वो सही लोगों से नॉलेज लेकर उसको पास ऑन करने की ज़रूरत है। आप एक ऑफिशियल पोजीशन में हैं, आप कह देंगे तो चीज़ हो जाएगी, तो आपके जो समझ में आ रहा है वो मत कहें प्लीज़। किसी जो आदमी जानता है उससे पूछ के आगे करें। ये क्यों नहीं होता सर? आप मैं ये कह रहा हूँ, जो आप अब 20 से 27 सितंबर तक करने जा रहे हैं, तो आपका प्लान क्या है? आप क्या सर? इसमें ऐसा है कि 20 तारीख को पूरी दुनिया में जो है ना, वो तो एक प्रोटेस्ट मार्च है और इनकरेज किया जा रहा है कि सारे स्कूल से बच्चे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के बच्चे, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली अ यूथ मूवमेंट। ठीक है जी। तो they are being encouraged. We just have to teach them well and then they will lead the way. So 20 तारीख को एक प्रोटेस्ट मार्च है और बाकी दिनों में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़। तो स्कूल्स जो है ना वो अपने यहाँ डिबेट्स करा सकते हैं, आर्ट कॉम्पिटिशन्स करा सकते हैं, जस्ट दैट होल अवेयरनेस अबाउट द मूवमेंट एंड अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट, कि क्या, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, उसको
एक हफ्ते का पूरा इवेंट बनाया जाए। तो ये बाकी शहरों में भी होगा? जी इंशाल्लाह इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह सब में ये प्लान्ड है और छोटे शहरों के लिए भी कोशिश की जा रही है। देखिए कोई भी मूवमेंट के लिए आपको लोगों की ज़रूरत होती है जो उसमें बिलीव करें और उसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें कोई डंडा लेकर खड़ा नहीं होने वाला है। सो जिसको फील है और जो समझ रहा है कि कोई मसला हो रहा है वो बाहर निकलेगा ये कहने के लिए कि भाई बस नाउ डू समथिंग, एंड इट इज़ अ फैक्ट, इट हैज़ टू कम फ्रॉम द स्टेट। हम ये कहकर स्टेट को एब्जॉल्व नहीं कर सकते हैं कि यार वो करें ना करें, ऐसा है वैसा है। दे हैव टू डू इट। एंड जब अगर पाकिस्तानी कौम जो है वो जो अवाम है वो कौम बन जाए ना, यार ये बात ना करें, हाँ इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम चले थोड़ी सी रियलिस्टिक बात करें और टू गिव क्रेडिट व्हेयर क्रेडिट इज ड्यू, कम से कम इस हुकूमत में कुछ लोग हैं जो माहौलियात पे बात कर लेते हैं। मतलब लिप सर्विस है या जो भी है मुझे नहीं पता। बिलियन ट्री सुनामी या जितने भी ट्रीज थे, ये प्लास्टिक बैन भी लग रही हैं। तो अगर हम थोड़ी सी अपनी सिटिसिज्म को साइड पर रखें, आपको क्या लगता है कि बेशक 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक ही हो, कुछ अवेयरनेस और कुछ इंटेंशन? देखें जी बहुत सारी अवेयरनेस हो गई है और इंटेंशंस कुछ लोगों के हैं और उनके लिए भी स्ट्रगल है, क्योंकि जो बैड इंटेंशंस वाले हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि इनके लिए भी स्ट्रगल है। सिंध हुकूमत भी जो है इस पर बहुत एक्शन ले रही है। दे प्लास्टिक की बैन ला रही है ऑल ओवर सिंध फ्रॉम 1 अक्टूबर। ट्री प्लांटेशंस, फॉरेस्टेशन के ऊपर काम हो रहा है। अगर आप देखें जो हमारे रिवराइन एरियाज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा सीडिंग और प्लांटेशन हो रही है। जो फॉरेस्ट हमारी सिंध की भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी बहुत काम कर रही है और पूरे पाकिस्तान में काम हो रहा है। तो डेफिनेटली हो रहा है। जो मैं ये कहता हूँ कि कतरा कतरा दरिया बनता है ना, मेरे पास 10,000 साल नहीं है, मुझे आज सारे कतरे चाहिए। तो मेरे पास सुबह दरिया बना हुआ होगा। दैट इज़ व्हाट वी नीड एंड दैट इज़ वेयर आप सोशल मीडिया जो टीवी है, सोशल मीडिया है, वेयर दिस कम्स इनटू एक्शन कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। ये ना डिस्कस करें कि कराची में बहुत कचरा है, बिल्कुल सबको ये डिस्कस करें कि कराची के कचरे को किस तरह हैंडल किया जा सकता है। बिलीव यू मी 4-6 सिंपल से वीडियोस हैं। अगर हर आदमी को अगर वो सुबह उठने से पहले और रात को सोने के बाद अगर वो देख रहा हो ना, विद इन अ ईयर्स टाइम एवरीथिंग विल चेंज। अच्छा ये जो आपने वीडियोस का जिक्र किया, अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास कम है, वो वीडियोस चला नहीं सकते, लेकिन अगर अपना नाज़रीन के लिए बता सकें कि कौन से वीडियोस हैं, कहाँ ये देखे जा सकते हैं? ये मेरे फेसबुक के पेजेस हैं, मेरा अपना अकाउंट है तौफीक पाशा मुराज, तौफीक पाशा डालेंगे इंशाल्लाह निकल आएगा। गूगल कर लें, ये निकल आते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे देखकर उन्होंने ये वीडियोस बनाए हैं। बहुत सारों ने आके मेरे साथ में बनाए कि जी हम अपना बनाना चाहते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से आज के दौर में तो बहुत आसानी से मौजूद है। ठीक है जी, वेल बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप कि पूरा मार्च आपका इंशाल्लाह कामयाब हो, क्योंकि इसमें हम सबकी कामयाबी ये वाहिद स्ट्राइक है जिसको हम सपोर्ट जी आई होप टू हियर दैट फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।